हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का बेटा अपना जो टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लो। आपको पता है बच्चों को कि मैकेनिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो बच्चों इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है और सभी पीवाईक्यू अपने इसमें स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस क्लास के बाद आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, डाउट लेस बनने वाले हैं बच्चे। चलिए बच्चों, देखो अपने इसमें इतने सारे अपने पास पीवाईक्यू हैं, लेकिन इनको करने से पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा इसके। आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपकी इसमें से 70-80% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही हो जाएंगी डायरेक्टली। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट अपने इसको। देखिए, सबसे पहले जो अपने को बेटा स्टडी करनी है इसकी, वो मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की। तो आप बच्चों को पता है कि लीनियर मोमेंटम जो होता है बेटा, उसे पी से लिखते हैं। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम, है ना। और काइनेटिक एनर्जी, बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? सिंपल, इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी एम और नीचे भी एम से। ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, देखो आप यहाँ पे जो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा, इसको बेटा अपने बोलते हैं पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या बन जाएगी? पी स्क्वायर बाई 2m बन जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को बेटा हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फॉर्मूला ऐसे चलता है, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये बेटा हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को आप याद भी कर लीजिए, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? देखो 2m ई के। तो p बेटा किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट 2m ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है, ये मोमेंटम का है और ये काइनेटिक एनर्जी का है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। पर ये इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात बेटा और भी आप यहाँ पे सीख लो, वो ये है बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन लो। मोमेंटम कंजर्वेशन लो, ये बेटा दुनिया का एक फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ वो होते हैं जिनका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता है। ठीक है। तो किसी भी जो सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, ठीक है, अगर किसी बॉडी पे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप बच्चों को फोर्स का फॉर्मूला तो पता ही है, dp बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स बेटा जीरो होगा तो मतलब हम कह सकते हैं dp बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर बच्चों dp बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो p क्या हो जाएगा बताओ? इसमें इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जीरो है, तो p क्या हो जाएगा बताओ? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, या p को बोलते हैं mv, तो mv इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेटा एक फंडामेंटल लॉ है कि जब जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, तब तब उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम ऑलवेज बी कंजर्व। ठीक है। एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वन वी वन इज इक्वल टू m2 v2, या हम इनको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। एज पर कंडीशन हम न्यूमेरिकल्स में जैसे भी हमें रिक्वायर्ड होगा हम इसका यूज करेंगे, पर इन नोट्स को आप अच्छे से इसको आपको माइंड में रखना है। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल नंबर 1। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ये एक पीवाईक्यू है अपना, बहुत अच्छा सा। देखो इसमें बेटा आपको मास कितना दिया हुआ है? 5m रेस्ट में है। ठीक है, पार्टिकल है 5m मास का, और वो ब्रेक हो जाता है 3 फ्रेगमेंट में, 3 उसके टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें से 2 टुकड़े क्या होते हैं जिनके मास तो m ही है, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v स्पीड से चलते हैं। तो इस प्रोसेस में एनर्जी कितनी रिलीज होगी? देखो बच्चों, मान लीजिए आप इसका पहले डायग्राम देखो। जो पार्टिकल है उसका मास कितना है बच्चों? 5m। पार्टिकल का मास कितना है यहाँ पे? 5m है। ठीक है, 5m है, और इसका एक टुकड़ा इधर जाता है स्मॉल m वाला, और एक टुकड़ा इधर जा रहा है स्मॉल m वाला। ये दोनों बेटा कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यही कहा था ना आपको कि ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, और v वेलोसिटी से जाते हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इनकी v हो गई। ठीक है, तो इनका बच्चों मोमेंटम कितना हो जाएगा? देखो m इंटू वी है, तो मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा? mv, और इसका भी क्या हो जाएगा? mv, और दोनों 90 पे हैं तो इनका नेट बीच में होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? √2mv। ठीक है, √2mv हो जाएगी। अब बेटा जो इसका जो थर्ड फ्रेगमेंट होगा ना, तीसरा टुकड़ा, क्योंकि m और m 2m तो हो गए, तो 5m में 2m गया, तो तीसरे टुकड़े का मास कितना बचेगा बताओ? 3m बचेगा। और वो इस जो रिजल्टेंट है ना इन दोनों का, उसके अपोजिट जाएगा। अपोजिट क्यों जाएगा मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, क्योंकि हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसका एक्सप्लोजन हुआ, एक बॉम्ब है, एक तरह का पार्टिकल है जो फट गया। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें कहीं भी इसमें नहीं लगा है, लेकिन पार्टिकल इसमें क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है इसके अंदर, है ना। तो अब
देखो मैं आपको बेटा ये बोल रहा था, आपको मैं यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा था, ठीक है, क्लियर? सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है ना, सही है सब, ठीक है। चलो बेटा देखो, मैं आपको ये बोल रहा था कि इसमें टोटल मोमेंटम क्या रहता है, इसमें कंजर्व रहता है। तो हम ये बोलेंगे कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। और जो इनिशियली क्या था, इनिशियली तो ये क्या था बताओ, रेस्ट में था, तो P इनिशियल तो जीरो हो गया। और फाइनल क्या हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, √2mv, ठीक है। प्लस अब ये इनके रिजल्टेंट के बाद ये थर्ड टुकड़ा बचा, इस थर्ड टुकड़े का मोमेंटम हो जाएगा P किसका, 3m का P। तो P 3m मास वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा, -√2mv। नेगेटिव साइन का बेटा यही मतलब है कि इसका जो मोमेंटम होगा इस √2mv के इक्वल होगा और अपोजिट होगा। तभी तो बच्चों नेट जीरो रहेगा ना, नेट जीरो तभी रह सकता है इसका। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लो ये बोलता है कि अगर पार्टिकल पहले रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम जीरो था, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो उन दोनों का हमें दिया है, तो उन दोनों का जितना है ना √2mv, तीसरे का उसके अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। ये माइनस साइन यही बताता है कि 3m वाला उसी मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि 3m वाले का जो मैग्नीट्यूड होगा ना बेटा इसका, वो √2mv के इक्वल होगा, ठीक है। इधर भी √2mv, इधर भी √2mv, तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो। अब मोमेंटम तो आ गया, अब अपने 3m की वेलोसिटी कैसे निकालें, क्योंकि बेटा ये मोमेंटम होता है m इंटू वी, पर m नहीं 3m, क्योंकि इसका मास तो क्या है 3m है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V इज इक्वल टू √2m इंटू में स्मॉल v, m से m तो कट गया, तो कैपिटल V का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इधर लिखते हैं अपने इस बात को, कैपिटल V का बच्चों क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √2 स्मॉल v अपॉन में 3, ये आ गया, है ना बेटा। अब क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछता है, इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी इसमें रिलीज, अगर वेलोसिटी तक पूछता, मोमेंटम तक पूछता तो ये आंसर आ गया था। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा इसमें जो रिलीज, जैसे देखो बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है ना बेटा, मोमेंटम तो कंजर्व रहा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, इंटरनल फोर्स के कारण एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इस प्रोसेस में जो केमिकल एनर्जी होती है या जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी बॉडी की, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। बॉम्ब की जो केमिकल एनर्जी होती है या इंटरनल एनर्जी बोलते हैं इसको, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की यहाँ बढ़ जाती है। ये तो था बेटा थ्योरी का कंसेप्ट। अब हम निकालेंगे कैसे काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट पार्टिकल की कितनी है बच्चों, ½ mv², स्मॉल v², सेकंड वाले पार्टिकल की कितनी है, ½ mv², प्लस अब जो थर्ड वाला पार्टिकल है इसके लिए लिखता हूं मैं हाफ इंटू में 3m, क्योंकि उसका मास तो बेटा m नहीं है, मास कितना है बेटा उसका 3m है, और वेलोसिटी उसकी कितनी आई है बताओ, √2, तो mv² करना है तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और स्मॉल v का स्क्वायर स्मॉल v² हो गया, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब इसको ऐड कर लो इसको, तो क्या बन जाएगा ½ mv², तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 3 से कट के ये आ जाएगा, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा mv², ठीक है, हाफ प्लस 1/3, ठीक है। इसको बेटा सोल्व कर लो बस आप, है ना। तो mv², हाफ और हाफ तो 1 हो गया, 1 + 1/3, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 4/3, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 4/3 mv², तो 4/3 mv² आपका आंसर। तो इस न्यूमेरिकल में बेटा आपने ये देखा कि एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, वैसे इसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन भी लिखा हो सकता है, आप तो यहाँ पर समझो पार्टिकल लिखा है तो कोई बात नहीं है ये बॉम्ब एक्सप्लोजन टाइप का, पार्टिकल का एक्सप्लोजन होता है। तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, टोटल मोमेंटम इसमें क्या रहता है, कंजर्व रहता है, तो 2 का मोमेंटम नेट आपको दिया हुआ है, तीसरा भी उसी के अपोजिट जाएगा, तभी तो नेट जीरो रहेगा। तो आप उस बेस पे तीसरे की आप वेलोसिटी निकाल लो। आप तो बस क्या करो, इसमें इनिशियल और फाइनल को इक्वल करो, इनिशियल जीरो था, फाइनल इन दोनों का है √2mv + p3, तो अपने आप रिजल्ट बन जाएगा कि p3 का होगा √2mv का, माइनस होगा मैग्नीट्यूड में, इक्वल रहेंगे और v की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल V की, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी निकाल लो उसकी। एक काम करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो सेम क्वेश्चन डाटा चेंज करके एक बार और आया था, तो उसको मैं एक बार आपको और समझाता हूँ। देखो सेकंड नंबर, इसमें क्या है, एक बॉडी का मास बेटा 4m है, फिर से समझो, सिर्फ डाटा चेंज है वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मास कितना है 4m, और इसका m वाला जो पार्टिकल है mv से इधर जा रहा है, और एक पार्टिकल इसका mv से इधर जा रहा है, ठीक है। सेम है बिल्कुल क्वेश्चन, 3 फ्रेगमेंट में ये टूटता है, 2 पीस है, m से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से जाते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इसमें कितनी जनरेट होगी, ठीक है। तो दोबारा से इस चीज को हम समझ रहे हैं। फिर देखो बेटा इनका रिजल्टेंट कितना होगा √2mv, और ये इधर जो इसके अपोजिट जाएगा p, 4m में से m और m 2m गए, तो अब की बार p कितना बचा 2m बचा, है ना। तो हम ये जानते हैं कि इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल कितना हो गया 0, और फाइनल √2mv तो इनका हो गया दोनों का प्लस, और ये बचा इसका हमें फाइंड करना है p
2m, ठीक है। और P2m को बेटा अपने फाइंड कर लेते हैं। तो P2m किसके इक्वल आ जाएगा, √2m इंटू स्मॉल v। और 2m का मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, 2m है, वेलोसिटी कैपिटल V है इसकी, ठीक है। तो कैपिटल V जो उसकी वेलोसिटी होगी उसका आ जाएगा अपने पास √2 स्मॉल v बाई 2, मीन v बाई √2 आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी आ गई बेटा इसकी, है ना, इसकी। और उनका मोमेंटम पता था हमको, वेलोसिटी पता थी। तो अब काइनेटिक एनर्जी बता दो। काइनेटिक एनर्जी देखो, पहले फर्स्ट वाले मास की m और v है तो हाफ एम वी स्क्वायर, फिर सेकंड वाले मास की वो भी m और v है तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब थर्ड वाले मास की, इसकी थर्ड वाला मास बेटा कितना है, 2m है तो 2m। और वेलोसिटी इसकी कैपिटल V कितनी है बताओ, v बाई √2। तो ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर करके v स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये भी हाफ एम वी स्क्वायर रह गया। तो काइनेटिक हाफ 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 कितना हो जाएगा, 3/2 एम वी स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। ये कई बार और भी पूछा गया है, बहुत बार वैल्यू चेंज करके, तो मैंने आपको ये 2 बार आपको ये सिखा दिया। तो इसको आप अच्छे से बेटा माइंड में, सभी बच्चे इसको माइंड में एडजस्ट कर लें अच्छे से। ध्यान रखें, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बॉम्ब फटता है या पार्टिकल फटता है तो उसके 2 टुकड़े होते हैं, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है बेटा ये 90 पे जा रहे हो, 90 पे √2m भी अगर 60 पे जाते तो अपने √3 कर देते, है ना। तो इस तरह से कैसे भी हो डाटा चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये कंसेप्ट इसका आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट PYQ है। देखो बेटा, एक इंजन पंप है, आप अब सभी कंसेप्ट इसको आप साथ साथ इसके याद रखेंगे। देखो एक इंजन है बेटा, इंजन से या एक पंप है, उससे पानी बाहर आ रहा है कंटिन्यूसली थ्रू ए होज। वाटर लीव द होज विद ए वेलोसिटी स्मॉल v एंड मास स्मॉल m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर जेट। यहाँ पे देखो बेटा, बताना क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द वाटर। मतलब इसमें जो पानी बाहर आ रहा है ना, उसकी स्पीड तो है उसकी v, लेकिन जो स्मॉल m मास दिया ना बेटा, वो इसने यूनिट लेंथ का दिया है और काइनेटिक एनर्जी पूछ ली। हमें इसका मास पता नहीं है, आप समझो यहीं पे ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ कैपिटल M इंटू में v स्क्वायर, ठीक है। v इसने दे रखा है, जो भी स्मॉल v कैपिटल V एक ही है इसमें। अब मास कितना बाहर आएगा ये हमको नहीं पता। मान लो बेटा ये x लेंथ का जो पानी है, x लेंथ का वाटर है, ये इतनी लेंथ मैंने ली x, ये पानी बेटा बाहर आ जाता है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आता है, x लेंथ का, ठीक है, क्योंकि रेट पूछी है, काइनेटिक रेट का मतलब पर सेकंड, ठीक है, किस रेट से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आप बेटा ये देखो, कैपिटल M क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू में x। कैपिटल M क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू में x हो जाएगा। स्मॉल m क्या है बेटा बताओ, स्मॉल m क्या है, यूनिट लेंथ का मास। स्मॉल m क्या है, यूनिट लेंथ का मास पर यूनिट लेंथ। और x क्या होगी, लेंथ, तो ये पूरा मास हो गया ना, ठीक है। यूनिट लेंथ का बेटा कितना है, स्मॉल m, तो पूरी लेंथ का कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू एक्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल M को क्या लिखेंगे, स्मॉल m इंटू एक्स इंटू में v स्क्वायर। बस बेटा यही वाली बात इसमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको बच्चों को जो मास स्मॉल m दिया है वो यूनिट लेंथ का दिया है, ठीक है, पूरा मास नहीं दिया। फिर उसने पूछा है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम एक बार वहाँ मास को कैपिटल M मान लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि यूनिट लेंथ का m है, तो मान लो x लेंथ बाहर आ जाती है, तो x लेंथ का मास क्या हो जाएगा, mx। और 1 सेकंड के लिए बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो अगर बच्चों टाइम कितना हो 1 सेकंड, तो v और x इक्वल हो जाते हैं, यानी 1 सेकंड के लिए हम x को भी v लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, m v इंटू में v स्क्वायर तो है ही साथ में, तो पूरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ एम वी क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, हाफ एम वी क्यूब वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है कि यूनिट पर मास पर यूनिट लेंथ का और टोटल मास का, ठीक है। ये था अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 था। अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। इसमें देखो एक शेल है जिसका मास 200 ग्राम है, ठीक है। और ये इजेक्ट होता है गन से, ठीक है, एक गन है, उससे एक बुलेट समझ लो इसको, इससे बुलेट रिलीज होती है। गन का मास कितना है, 4 किलो। और एक्सप्लोजन से जो एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, 1.05 किलो जूल की एनर्जी इससे रिलीज होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल कितनी होगी, ठीक है, शेल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। देखो बच्चों, आपको इसमें गिवन क्या है, टोटल एनर्जी गिवन है ना। अब टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, देखो आप ऐसे सोचो, गन से बुलेट निकली, ठीक है, बुलेट गई आगे और गन गई पीछे, तो एनर्जी तो स्केलर है, साइन तो हमें लेना ही नहीं है एनर्जी के अंदर, तो हम तो बस दोनों की एनर्जी को काउंट कर लेते हैं कि मान लो जो शेल है या बुलेट है उसका मास कितना है, स्मॉल m, और उसकी स्पीड है स्मॉल v, तो उसकी एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और जो बेटा इसमें गन जो है वो पीछे गई, उसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ कैपिटल M इंटू में वी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि इस प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। तो हम कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, क्योंकि शुरू में बुलेट चली नहीं, गन भी अपने हाथ में ही है, गन भी रेस्ट में है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, बुलेट तो जाती है स्मॉल m v से और गन जाती है कैपिटल M v से,
तो कैपिटल एम वी क्या हो जाएगा माइनस स्मॉल एम वी। नेगेटिव साइन यही बताता है कि बेटा इसकी जो वेलोसिटी आएगी ना वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, कैपिटल वी की डायरेक्शन स्मॉल वी से अपोजिट होगी, मतलब बुलेट आगे जाएगी स्मॉल वी वेलोसिटी से, तो गन कहाँ जाएगी पीछे जाएगी। ठीक है क्लियर, ये गन है जो पीछे जाएगी जिसका मास 4 किलोग्राम है। शेल का मतलब ये छोटा पत्थर मान लो बुलेट है ये। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा इसमें, हम अब हमें ये जो टोटल एनर्जी है वो कितनी दी हुई है 1.05 किलो जूल, तो हम यहाँ वैल्यू लगाते हैं सबकी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम और कैपिटल वी की यहाँ पे हम बेटा वैल्यू लगाते हैं स्क्वायर करके। कैपिटल वी की जो वैल्यू है, साइन तो वैसे भी रखना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन वेक्टर का साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, और काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, तो इसमें साइन हम यूज़ नहीं करेंगे। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई कैपिटल, वैसे समझ सकते हैं कि माइनस है उसका स्क्वायर प्लस हो जाता है, पर ये बात ऐसे कंसेप्ट वाइज भी याद रखो कि ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो मैंने बच्चों यहाँ कैपिटल वी की वैल्यू रख दी एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, है ना। और ये जो एनर्जी है ये आपको दी कितनी हुई है बेटा 1.05 किलो जूल। 1.05 किलो का मतलब होता है इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, तो इंटू 10⁻³ है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, कैपिटल एम से स्क्वायर कट गया तो ये क्या बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस, यहाँ क्या बचेगा हाफ एम, एक एम तो बेटा कॉमन में चला गया। ठीक है, और ये बच गया स्मॉल एम और नीचे बच गया कैपिटल एम। ठीक है, एक नीचे बच गया एक कैपिटल एम, ऊपर क्या बच गया यहाँ पे स्मॉल एम। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 1050 जूल हो जाएगा। ओके, अब बस स्मॉल एम की आपको वैल्यू गिवन ही है 200 ग्राम, तो यहाँ स्मॉल एम की वैल्यू लिख दो 200 ग्राम बाई 1000 इंटू में वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर स्मॉल वी। ठीक है, स्मॉल वी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है ना, और 1 प्लस मास हमको गिवन है 200 ग्राम, 200/1000 इंटू में 4 किलो इक्वल टू 1050। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजीली कट रहे हैं सभी कुछ, देखो 200 से कट के कितना आ गया 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 10 हो गया इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 10। ठीक है, और बीच में ब्रैकेट इक्वल टू नहीं है बेटा यहाँ पे, वी स्क्वायर बाई 10 और वी स्क्वायर बाई 10 और ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, तो 1 प्लस 1/20 इक्वल टू 1050। इसका बेटा एलसीएम आ जाएगा 20 ऊपर 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी स्क्वायर बाई 10 इंटू में 21/20 इज इक्वल टू 1050। ये कट जाएगा बेटा कितने 50 पे कट जाएगा। ठीक है, और क्या आंसर आ रहा है देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू में 200, ये हो जाएगा अपना 10,000 मतलब 10⁻⁴, और वी स्क्वायर है तो वी कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा आपकी कैलकुलेशन होगी 100 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर हमने इसकी कैलकुलेशन करा। तो देखो बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो बुलेट आगे गई, गन पीछे गई, पूछा गया है कि इस सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो 1.05 किलो जूल है, तो स्मॉल एम मास कितना होगा शेल का या बुलेट का, शेल का वेलोसिटी कितनी होगी, मास हमको गिवन है दोनों के, और वेलोसिटी कितनी होगी। ऐसा भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि वेलोसिटी गिवन है तो मास पूछ लिया, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वेलोसिटी पूछी गई है, मास गिवन है, तो बेटा देखो आप बहुत इजीली इसमें मास पुट कर सकते हो स्मॉल एम और कैपिटल एम को, और वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो। ये तो 1 2 3 लाइन तो कैलकुलेशन की है, फोर्थ में तो आंसर आ ही जाता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 सभी ने नोट कर लिया अच्छे से, 5 नंबर सीखो। देखो एक बॉम्ब है बेटा जिसका मास कितना है 30 किलोग्राम, रेस्ट में है, और वो एक्सप्लोड होता है 2 पीस में 18 और 12 के, वेलोसिटी ऑफ 18 किलोग्राम मास 6 है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास कितनी होगी। देखो हमें पता है बेटा बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। इनिशियली तो बॉम्ब रेस्ट में ही था, और फाइनल में क्या हुआ m1v1 प्लस m2v2, उसके दो टुकड़े हो गए हैं, तो m2v2 इसके इक्वल हो जाएगा माइनस m1v1। नेगेटिव साइन यहाँ बेटा डायरेक्शन को बताता है कि दोनों टुकड़े एक दूसरे से अपोजिट जाएंगे भी ना अपोजिट, क्योंकि पहले का बेटा जीरो है तो बाद में मोमेंटम जीरो रखना है। जैसे बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे ही जाती है ना सेम मोमेंटम से, तो एक टुकड़ा आगे जाएगा तो दूसरा उसी मोमेंटम से पीछे जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट है हमारा। तो माइनस साइन तो हमें सिर्फ यहाँ डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अब m2 कितना है बेटा 12 kg, v2 उसका हमें फाइंड करना है। ठीक है, m1 कितना है 18 kg, और v1 उसका कितना 18 वाले का 6 है, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 से कट के ये कट जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो या पूरा इसको लिखना है, पूरा लिख लो v2 इज इक्वल टू माइनस 18 इंटू 6/12। ठीक है, तो v2 कितना आ जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है बेटा,
तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी पूछता तो वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास, मास कितना है इसका बेटा 18 वाले का तो 6 दिया था, किसका 12 वाले का है, वेलोसिटी कितनी आ गई 12 kg वाले की, ठीक है। तो 12 उसका मास है, ठीक है, जिसका पूछा था 12 kg वाले की वेलोसिटी पूछी है ना, तो वी स्क्वायर 9 इंटू 9 हो जाएगा। तो बेटा ये कितना आ जाएगा बताओ 81, तो ये हो गया इंटू में 6, तो कितना बन जाएगा 486 जूल, काइनेटिक एनर्जी है ना, जूल में आ जाएगी, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखो मोमेंटम कंजर्वेशन बेस था m1 v1। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि इनका मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, इनका सेम रहेगा, ठीक है, ये सब भी पूछा जाता है कि नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें बच्चों क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, मूविंग विद द वेलोसिटी v1, अनदर पार्टिकल का मास m2 है, मूविंग विद द वेलोसिटी v2, दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, मास m1 का ज़्यादा है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होगा। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इस केस के अंदर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आपको पूछा है कि m1 ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी कम रहेगी, E1 क्या होगी, कम रहेगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में देखिए कि एक बॉल का बेटा मास है 2 किलोग्राम और दूसरी का 4 किलोग्राम, उनको 60 फीट टॉल बिल्डिंग से ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, ठीक है, और 30 फीट जो आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट जब वो नीचे आ जाते हैं तो उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ठीक है। अब जो वेलोसिटी है ना बेटा, ऊपर से नीचे आते हैं वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, 9.8 होता है, तो इसे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और u जीरो है, उन्हें रेस्ट से छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया उन्हें, तो v इज इक्वल टू ए टी या v इज इक्वल टू जी टी। तो बेटा इनकी जो वेलोसिटी है ये दोनों के लिए सेम रहेगी, क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें मास नहीं आता है, मास कुछ भी हो, अगर ऊपर से दो अलग अलग मास के पत्थर छोड़ते हैं तो नीचे आने पे उनकी वेलोसिटी बेटा सेम रहती है। तो वेलोसिटी जब सेम होती है तब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ बेटा देखो हमने यहाँ देखा कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली होती है, और अगर वेलोसिटी सेम रहे तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो जो मास का रेशियो होगा ke1/ke2, ये किसका हो जाएगा m1/m2 का, ठीक है। तो m1/m2 का हो गया, तो वो 2 और 4 है, तो 2/4 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बेटा, ये हाफ kg इसका ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सिंपल सी बात है, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन आपको रिलेट कर दिया मैंने कि अगर मोमेंटम सेम है बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर वेलोसिटी सेम है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक स्टेशनरी पार्टिकल है, एक्सप्लोड होता है 2 पार्टिकल में जिनके मास m1 और m2 हैं, वो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। देखो बेटा अगर वो पार्टिकल एक्सप्लोड करता है स्टेशनरी, तो टुकड़े, आपको पता है कि एक पार्टिकल फटता है उसके 2 टुकड़े हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे सेम मोमेंटम से। अभी आपको बताया था ना m1 v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, या हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम दोनों का क्या रहेगा, दोनों टुकड़ों का सेम रहेगा, तभी तो टोटल मोमेंटम बेटा जीरो बना रहेगा ना, एक जितना प्लस में होगा उतना दूसरा माइनस में होगा। और जब मोमेंटम सेम हो जाता है तो फिर से वही बात, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, p²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो E1/E2 क्या आएगा m2/m1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से उसी कंसेप्ट को दोबारा पूछा गया है लैंग्वेज को चेंज करके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये बेटा परसेंटेज वाला क्वेश्चन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। देखो बच्चों परसेंटेज का आप इजी टेक्निक क्या होती है बच्चों बताओ, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से होने वाला चेंज, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को 100 मान लेना। तो आपको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की है उसने 300 से, मोमेंटम का पूछा है, तो मोमेंटम क्या होता है बेटा √2me होता है, √2me होता है ना। तो P2/P1 किसके इक्वल हो जाएगा, रूट में E2/E1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि उसे काइनेटिक एनर्जी 300% से इंक्रीज, तो पहले वाले को बेटा 100 मान लो, और 300% बढ़ाई है, परसेंट बढ़ाने का मतलब होता है 100 के ऊपर इंक्रीज करना, तो 100 के ऊपर 300 बढ़ाई है तो हो कितनी गई 400। तो मोमेंटम को पहले वाले को मान लो 100, अब जो मोमेंटम आएगा बाद में, ठीक है, वो तो देख लो आप कितना इंक्रीज हुआ है, इससे में पता चल जाएगा। तो P2 फाइंड करना है, तो P2 बराबर P1 इधर चला जाएगा 100, P2 कितना है 400/100, तो P2 बेटा कितना आ गया 200, ठीक है, क्लियर, 4 का √2 होता है, तो लिया कितना था 100 और हो गया 200, तो 100 के ऊपर कितना बढ़ा 100 ही बढ़ा ना बेटा, इसका मतलब 100%
इंक्रीज हो गया। तो ऐसे आप परसेंट वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इजी मेथड आपको बता दिया, जो बुक्स में इसका थोड़ा मेथड टफ दिया होता है परसेंटेज का, या आप ऐसे 100 मान के इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो, एक पार्टिकल है बेटा, उसे प्रोजेक्ट किया जाता है 45 पर, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये करता है, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। देखो बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल होता है, आप बच्चों को मैंने ये बताया था कि प्रोजेक्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैंने आपको PYQ में ये वाली बात याद रखने को कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v cos थीटा होती है, ठीक है, कि अगर किसी बॉडी को यहाँ से इनिशियल पॉइंट से थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए तो पीक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है और उसकी वैल्यू v cos थीटा होती है। तो यहाँ पर बेटा जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं k नोट मानता हूँ, तो k नोट कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर होगी। ऊपर आने पर पीक पॉइंट पर मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी k हो गई है, तो k की वैल्यू बेटा क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर नहीं होगी, v cos थीटा का स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ इसकी वेलोसिटी बेटा v cos थीटा है, v होती तो v का स्क्वायर, v cos थीटा है तो v cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो हाफ mv स्क्वायर है ना, इसको अपने क्या कह सकते हैं, k नोट, तो k क्या हो जाएगी, k नोट cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cos आपको 45 दिया हुआ है, तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी, k नोट बाई 2 हो जाएगी इसकी, ठीक है, k नोट बाई 2 इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन भी सीख लिया, सिंपल है बेटा, कंसेप्ट सभी आपके क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो, टू बॉडीज हैं बेटा, उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो है 4:1 और इक्वल मोमेंटम से वो चल रही है ना, तो इनके मास का रेशो बताओ। तो फिर से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p²/2m, ठीक है, और मोमेंटम इनका कांस्टेंट है, इक्वल मोमेंटम है, तो इसका मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा, इसका मतलब E1/E2, ठीक है। रेशियो ऑफ मास बताना है ना, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी था, अब रेशियो ऑफ मास बताना है ना, तो रेशियो ऑफ मास के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E लिख लो, ठीक है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m या m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, तो m1/m2 क्या बन जाएगा, E2/E1, ठीक है, और E2 और E1 आपको रेशियो क्या दिया, 4:1, इसको उल्टा करके लिख लो 2, तो 1:4 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा 1:4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये भी आपका क्या था, सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो, टू बॉडीज हैं, इनके मास m और 4m है, ठीक है, और मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इनके रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा, ठीक है, तो P क्या हो जाएगा बताओ, √2me। तो इस केस में जब E इक्वल है तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √m, तो इसका मतलब P1/P2 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, रूट में m1/m2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, m1/m2 के इक्वल हो जाएगा, और ये कितना है, m/4m है ना, तो m से m कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी सिंपल है बेटा, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सभी बच्चों के लिए इसको ध्यान में आपने रखना है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन के लिए। नेक्स्ट देखो, ये देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए मास m इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस d, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर बेटा कैसे वो डिपेंड करती है। देखो ध्यान से देखो इस बात को, इसमें बेटा आपको ये बोला गया है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो आप इतना ही जानते हो कि हाफ mv स्क्वायर होती है, और अगर कोई बेटा डिस्टेंस d चलता है तो d डिस्टेंस पर इसका होता है v²= u² + 2as, पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दी है इसने, तो v² कितना हो जाएगा 2as, या s को ये d से लिख रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू m इंटू v² की वैल्यू 2as, पर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2a इंटू में d, क्योंकि डिस्टेंस जो है उसको वो d दे रखा है उसका सिंबल। अब रही बात फोर्स की, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 से 2 तो यहाँ कट गया, m a की वैल्यू F/m इंटू में d, ठीक है, ये हो गया बेटा इसका रिलेशन हो गया फोर्स के साथ। तो यहाँ आपने देखा मास से मास तो कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, फोर्स इंटू डी आ गई, तो कोई पार्टिकल अगर डी डिस्टेंस चलता है कांस्टेंट फोर्स से, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ही, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट्स में ऐड करके हाईलाइट करके रखना कि इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और बेटा किसी डिस्टेंस s चलने पे, आप तो बताओ s चलता है तो v² क्या होगा, u²+ 2as, u 0 हो गया फाइनल, तो v² क्या बन जाएगा 2as, और एक्सीलरेशन क्योंकि इसको फोर्स में कन्वर्ट करना था, कांस्टेंट फोर्स दिया था, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, तो मास से मास इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो मास कैंसिल हो गया, तो मास पर डिपेंड वो नहीं करती है। नेक्स्ट ये देखो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। देखो अब इसको देखो, अपने क्या देखा है इसमें, टू मास है 1 ग्राम और 9 ग्राम,
उनको इक्वल काइनेटिक एनर्जी इनको गिवन है। तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम विल बी। ठीक है बच्चों, तो फिर से देखो लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, √2 me। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें देख लो क्या केस क्या है, इसमें एज पर कंडीशन इसको सेट कर लो। ठीक है, देयर रेस्पेक्टिवली रेशियो पूछा है और इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो ई तो कांस्टेंट हो गया और मास इनके अलग अलग दे रखे हैं, 1 ग्राम और 9 ग्राम, तो 1 और 9, तो ये एम के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो P1/P2 क्या हो जाएगा, रूट में M1/M2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/9 का रूट, यानी 1/3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने PYQ आपने कितने 14 क्वेश्चन आपने बेटा स्टडी कर लिए, एक सीरीज थी 14 क्वेश्चन की, जिसके बच्चों ने, सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं बेटा। शॉर्ट नोट्स को याद रखो, ये आपको जो सीरीज मैंने बताई है, ये आपको सबसे ईजी मेथड में मैंने आपको समझाया है, ये सबसे ईजी सॉल्यूशन है, इससे ईजी आपको बेटा कहीं मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो इनके नोट्स बना के प्रॉपरली इनको याद करना, फिर अपने जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट PYQ की सीरीज के साथ। ठीक है बेटा, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, विश यू ऑल द बेस्ट।